अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यामुइसो। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता होना जरूरी है, फिर ही आपका इंटरेस्ट इस वीडियो में, इस लेक्चर में डेवलप हो सकेगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट है पोलैरोग्राफी क्या है। पोलैरोग्राफी एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम करंट पास करवाते हैं अपने सोल्यूशन से, एनालाइट सोल्यूशन से करंट पास करवाते हैं और एज अ रिजल्ट हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। करंट पास करवा के किसी चीज़ का एनालिसिस करना, सैंपल सोल्यूशन का एनालिसिस करना, उसको हम पोलैरोग्राफी कहते हैं। लेकिन पोलैरोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि वोल्टेज को स्लोली स्लोली इंक्रीज किया जाता है और एज अ रिजल्ट सोल्यूशन में होने वाले करंट की वजह से जो चेंजेस होते हैं ना, उसको हम यूज करते हैं उस सोल्यूशन के एनालिसिस के लिए। लेकिन पोलैरोग्राफी में हमारे पास ना ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड को यूज किया जाता है एज ए कैथोड। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो करंट वोल्टेज रिलेशनशिप मैंने आपको भी बताया ना कि हम पोलैरोग्राफी में वोल्टेज को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते हैं और करंट चेंजेस जो सोल्यूशन में आ रहे हैं उसके जरिए हम एनालिसिस करते हैं अपने सैंपल सोल्यूशन का। तो उस केस में हमारे पास उसको मेजर करने के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड को, जो बेसिकली एक्ट एज अ कैथोड करता है इन केस ऑफ पोलैरोग्राफी। तो ये छोटा सा इसका पॉइंट था कि हम इसको डिस्कस क्यों करते हैं, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी अहम बात जो मैं आपके साथ इस लेक्चर में भी डिस्कस करूंगी वो ये है कि कैथोड पर जो बेसिकली क्या है, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड है, इस पर आके ना हमारे पास एनालाइट की रिडक्शन होती है। अब आपको पता है एनालाइट क्या है, ये हमारा टारगेट है। यही तो एनालाइट वही तो है जिस चीज का हमने एनालिसिस करना है। अब वो जा ही सारा का सारा कहाँ रहा है, हमारे कैथोड की तरफ, और वहां जाके वो रिडक्शन हो रहा है और हमने उसका ही एनालिसिस करना है। ठीक है, तो जिस चीज का एनालिसिस करना है ना, मेरा मतलब ये कि जिस चीज का एनालिसिस हमने करना है वो जा ही किस चीज की तरफ रहा है, कैथोड की तरफ। वो कैथोड बेसिकली क्या है, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड है। तो इस वजह से ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, जिसको हम DME बोलते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इन केस ऑफ पोलैरोग्राफी टेक्निक। तो आइए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली ये है क्या। तो आज के टॉपिक में हम इसकी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, फिर इसके वर्किंग प्रोसेस को देखेंगे और एक सिंपलेस्ट डायग्राम मैंने आपके यहाँ पे सामने ड्रा की है ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, और इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम इसकी कंस्ट्रक्शन से। ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन में इसकी टू मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज मर्क्यूरी रिजर्वर वेसल, इसको मर्क्यूरी स्टोरेज टैंक भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका फर्स्ट पॉइंट है कंटेनर दैट इज फिल्ड विद मर्क्यूरी इज कॉल्ड मर्क्यूरी रिजर्वर वेसल या मर्क्यूरी स्टोरेज टैंक, जो कि फिल्ड होता है मर्क्यूरी के साथ। अब इस रिजर्वर से ये जो हमारे पास कंटेनर है, ये स्टोरेज टैंक है, यहाँ से मर्क्यूरी फ्लो करता है और जाता है कैपिलरी ट्यूब की तरफ। ठीक है, और कैपिलरी ट्यूब से वो जाता है हमारे सोल्यूशन की तरफ, जो कि बेसिकली हमारे एनालाइट का सोल्यूशन है। ठीक है, अभी आपको पहले पता हो कि कैपिलरी ट्यूब है क्या, तो हम पहले उसको डिस्कस करते हैं। कैपिलरी ट्यूब क्या है स्टूडेंट्स? कैपिलरी ट्यूब एक फाइन ग्लास ट्यूब होती है, बिल्कुल एक पतली सी ट्यूब है, जिसको आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं। ये हमारे पास मर्क्यूरी रिजर्वर वेसल है। ठीक है, इधर से लेके इधर तक, जिसको मैंने ब्लैक बोर्ड मार्कर से ड्रा किया है। और ये जो आपके पास ब्लू में आपको नजर आ रहा है, ये जो रेड कलर की आपको लाइन है, बेसिकली ये कैपिलरी ट्यूब है, जो कि हमारे पास तकरीबन 5 से 6 सेंटीमीटर, 5 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ये बहुत ज्यादा बारीक सी ट्यूब होती है और इसकी एक स्मॉल ओपनिंग होती है। ठीक है, अब हमारे पास जो मर्क्यूरी है वो इस स्टोरेज टैंक से, जिसको हम मर्क्यूरी रिजर्वर वेसल कहते हैं, यहाँ से फ्लो करके वो इस कैपिलरी ट्यूब में आता है। फिर इस कैपिलरी ट्यूब से पास होकर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स हमारे एनालाइट सॉल्यूशन में आके गिरता है। मर्क्यूरी रिजर्वर वेसल क्या है और हमारे पास कैपिलरी ट्यूब क्या है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कैपिलरी ट्यूब में जब आ जाता है ना मर्क्यूरी, ठीक है, तो उस केस में मर्क्यूरी इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप बाय ड्रॉप, कैपिलरी ट्यूब से ड्रॉप बाय ड्रॉप मर्क्यूरी हमारे एनालाइट सॉल्यूशन में जाके गिरता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी वर्किंग में। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग को। स्टूडेंट्स, वर्किंग है ना जो ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड की, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में आपको बताऊंगी कि ड्रॉप फॉर्मेशन होती कैसे है। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कैसे टेक प्लेस होते हैं, और थर्ड पॉइंट है हमारा रिप्रोड्यूसिबल प्रॉपर्टी। ठीक है जी, अब आपके लिए ये कहना आसान है कि भाई एक स्टोरेज टैंक है, स्टोरेज टैंक से एक कैपिलरी है, कैपिलरी से होता हुआ मर्क्यूरी यानी कि फ्लो करता है पहले टैंक से, फिर कैपिलरी की तरफ, कैपिलरी से फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप इन सोल्यूशन में आगे गिर जाता है। ये कहना आसान है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इसमें आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बात है, जिसे आप समझने के लिए आपको इस वर्किंग को स्टार्ट से समझना होगा। ठीक है, अब हम उस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेसिकली ड्रॉप फॉर्मेशन होती कैसी है, किस तरह से वो ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारे पास एनालाइट सोल्यूशन में आके गिरता है हमारा लिक्विड मर्क्यूरी। तो स्टार्ट करते हैं ड्रॉप फॉर्मेशन से, जो बेसिकली फर्स्ट स्टेप है हमारे पास। ठीक है,
फर्स्ट इसका स्टेप पॉइंट क्या है कि ड्रॉ फॉर्मेशन कैसे होती है। रिजर्वर से ड्रॉ हमारे पास मरकरी आया है कैपिलरी ट्यूब में, तो इसकी रीजन क्या है, वो कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से हमारा लिक्विड मरकरी उस स्टोरेज टैंक से कैपिलरी ट्यूब में आगे गिर गया। इसकी रीजन है बेसिकली ग्रेविटी। ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करती है, तो जिसकी वजह से इस टैंक से हमारे पास जो मरकरी है वो कैपिलरी में आता है और फिर वो एनालाइट सोल्यूशन की तरफ मूव करता है। ठीक है जी, वो भी डाउनवर्ड एक्ट करती है ग्रेविटी, और हमारे पास मरकरी है वो भी हमारे पास डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी में मूव कर रहा है, वो भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है टुवर्ड्स एनालाइट सोल्यूशन। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट है, अब देखिए कैपिलरी ट्यूब में हमारे पास मरकरी आ तो चुका है। अब दो केसेस हैं, मरकरी तो लिक्विड है ना, अब वो ऐसा भी तो हो सकता है कि मरकरी सारे का सारा इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रीम सारे का सारा हमारे एनालाइट सोल्यूशन में गिर जाए। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं उसकी ड्रॉप फॉर्मेशन हो रही है, वो किस फॉर्म में गिर रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है, ना कि कंटिन्यूस स्ट्रीम की फॉर्म में। तो इसकी रीजन क्या है, तो इसकी रीजन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब बहुत बारीक सी एक ट्यूब होती है, ठीक है, और इसकी जो ओपनिंग है वो बहुत स्मॉल होती है, एक स्मॉल होल होता है इसकी बिल्कुल एंड पर जाकर, जिसकी वजह से स्मॉल ड्रॉप्स की फॉर्म में मरकरी एनालाइट सोल्यूशन की तरफ जाता है, ना कि इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रीम। कंटिन्यूस स्ट्रीम के आगे मैंने रेड क्रॉस किया है, जबकि मैंने ड्रॉप्स के आगे आपके पास रेड मार्क टिक कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि मरकरी इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स एनालाइट सोल्यूशन में जाकर गिरता है। ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एट द टिप ऑफ कैपिलरी ट्यूब सरफेस टेंशन होल्ड्स द ड्रॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने पॉइंट लिखा है कि जो हमारी कैपिलरी ट्यूब की टिप है ना, कैपिलरी ट्यूब की जो टिप है, ठीक है, इस पर वो जो ड्रॉप बनता है मरकरी का, उसको जो चीज होल्ड करके रखती है ना, वो सरफेस टेंशन है। पहले तो आपको ये पता हो कि सरफेस टेंशन है क्या। स्टूडेंट, सरफेस टेंशन एक पुलिंग फोर्स है। पुलिंग फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। बेसिकली होता क्या है कि जो लिक्विड है वो क्या चाहता है कि मेरे मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से स्टिक होके रहें, ठीक है। अब जो चीज एक दूसरे को मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड को एक दूसरे की तरफ खींचती है ना, फॉर एग्जाम्पल एक ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है कि ये, इन दोनों को एक दूसरे की तरफ जो चीज खींच रही है दोनों लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को, बेसिकली वो हमारे पास फोर्स क्या कहलाती है, हमारे पास सरफेस टेंशन कहलाती है। ये पुलिंग फोर्स है जो स्टिक करके रहती है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को आपस में। अब इन केस ऑफ पोलैरोग्राफी आप देखेंगे ये जो कैपिलरी ट्यूब है, सॉरी, इसके अंदर ये फिल है किसके साथ, मरकरी के साथ, और एंड पर एक ड्रॉप आया। अब जो बाहर ड्रॉप फॉर्मेशन हुई है ना, जो उसकी टिप पर आकर ड्रॉप है, ठीक है, उसको जो अंदर कैपिलरी के मौजूद जो अंदर मरकरी है, लिक्विड मरकरी है, वो उसको ऊपर की तरफ खींच रहे होते हैं। अब वो जो खींचने वाली कुव्वत है जिसकी वजह से उसको खींच रहे हैं, उसको हम सरफेस टेंशन बोल रहे हैं। ठीक है, इसको मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगी, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। लेकिन उसको एग्जाम्पल समझाने से पहले आप ये वाला पॉइंट समझें कि बेसिकली हमारे पास ड्रॉप किस तरह जाके एनालाइट सोल्यूशन में गिरता है, जबकि उसको तो एक पुलिंग फोर्स ने होल्ड किया हुआ है। बेसिकली होता यह है कि उस कैपिलरी ट्यूब से ड्रॉप है उसका साइज इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो जो मरकरी है वो नीचे की तरफ आ रहा है। एक ड्रॉप बना, ठीक है, पीछे से फिर एक और ड्रॉप आएगा, वो भी उसके साथ मिल जाएगा। यही मेरा ये है कि कैपिलरी ट्यूब में मौजूद जो ड्रॉप है उसका साइज इंक्रीज होता जाएगा ड्रॉप का, ठीक है, यानी कि उसका वेट बढ़ता जाएगा। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब हमारे पास ग्रेविटी जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है वो सरफेस टेंशन पर ओवरकम कर जाएगी। सरफेस टेंशन क्या है, पुलिंग फोर्स है जिसने उस ड्रॉप को उस जो कैपिलरी ट्यूब की टिप है उसके साथ होल्ड करके रखा हुआ है, अटैच करके रखा हुआ है। जब ग्रेविटी उस सरफेस टेंशन पर, उस पुलिंग फोर्स पर ओवरकम कर जाएगी, उस वक्त हमारे पास ड्रॉप कैपिलरी ट्यूब से टूट कर, यानी कि वो फॉल कर जाएगा हमारे सोल्यूशन ऑफ एनालाइट में। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे एक मैंगो ट्री है, आप एक इमेजिन करें क्या मैंगो ट्री है। अब एक जो दरख्त है ना ट्री, उसकी बहुत सारी शाखें होती हैं जिसको हम स्टेम्स बोलते हैं। अब चूंकि मैंगो ट्री है तो स्टेम पे क्या लगा होगा, बहुत सारे लगे हो सकते हैं मैंगोज, आम लगे होंगे। अब उस शाख का क्या काम होता है, वो उस मैंगो को होल्ड करके रखता है, अपने साथ अटैच करके रखता है। अब वो फोर्स जो उस स्टेम के साथ उस आम को अटैच करके रखती है उसको हम कहते हैं उसकी पुलिंग फोर्स है। ठीक है, स्टेम एक पुलिंग फोर्स लगाती है किसके ऊपर, आम के ऊपर, मैंगो के ऊपर, जिसकी वजह से वो जो मैंगो है वो स्टेम के साथ अटैच रहता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता रहता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब हमारे पास फ्रूट, हमारा जो आम है बिल्कुल पक्के तैयार हो जाता है और उसका वेट भी इंक्रीज हो जाता है, उस वक्त ग्रेविटी उस पुलिंग फोर्स पे ओवरकम कर जाती है। पुलिंग फोर्स कौन सी है, वो स्टेम जो लगा रही है उस आम पर, जिस स्टेम ने उसको होल्ड किया हुआ है ना उस आम पर, जब ग्रेविटी उस पुलिंग फोर्स पे ओवरकम कर जाती है उस वक्त हमारा जो मैंगो है वो टूट कर जमीन पे गिर जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे होता है। वो जो कैपिलरी ट्यूब है ना आपकी, कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, ये आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। ये जो आपकी कैपिलरी ट्यूब है ये एक्ट ऐसा कर रही है स्टेम, इसको बिल्कुल दरख्त की शाख की तरह नहीं, ठीक है,
और इसके साथ जो ये अटैच मरकरी ड्रॉप है, इसको आप समझ लें कि ये एक मैंगो है, ये एक फ्रूट है जो इस शाख के साथ अटैच है। ठीक है, अब इस चीज को, इस मैंगो को, इस मरकरी ड्रॉप को, इस कैपिलरी ट्यूब जिसको मैं शाख कह रही हूँ, स्टेम कह रही हूँ एक दरख्त की, ठीक है, अटैच किया हुआ है जिस फोर्स ने, वो क्या सी है, पुलिंग फोर्स, जिसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, ये उसके साथ अटैच रहता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब हमारे पास ड्रॉप का साइज इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, और एज ग्रेविटी ओवरकम कर जाती है सरफेस टेंशन पर, और ड्रॉप हमारा एनालाइट सोल्यूशन में जाकर गिर जाता है। इसे मैंने यहाँ पे भी आपको आसान और सादा अल्फाज में बताया है। मैंने फर्स्ट लिखा है कि जो आपकी कैपिलरी ट्यूब है वो एक्ट एज अ स्टेम कर रही है, ठीक है, उसके साथ जो अटैच मरकरी ड्रॉप है वो एक्ट एज अ फ्रूट कर रहा है। ठीक है, इसको इमेजिन करिए कि एक मैंगो है, ठीक है, स्टेम के साथ एक फ्रूट अटैच होता है, ठीक है, किसके फोर्स के थ्रू, बेसिकली एक पुलिंग फोर्स के जरिए। उस पुलिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। इसी तरह कैपिलरी ट्यूब की टिप पर जो मौजूद स्मॉल मरकरी ड्रॉप है उसको किस चीज ने होल्ड किया होता है, सरफेस टेंशन में। ठीक है, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है कि ड्रॉप ग्रो करता रहता है, उसका साइज बढ़ता रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्रूट का साइज इंक्रीज होता रहता है। एक ऐसा पॉइंट आता है जब उसका वजन इतना ज्यादा हो जाता है फ्रूट का, ग्रेविटी ओवरकम कर लेती है उसकी पुलिंग जो फोर्स है उस पर, और वो फिर जमीन पे गिर जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, जब वेट ज्यादा हो जाता है ड्रॉप का, ग्रेविटी उसको ओवरकम कर लेती है सरफेस टेंशन पर, और आपका जो ड्रॉप है वो एनालाइट सोल्यूशन में जाकर गिर जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फल ड्रग से टूटकर जमीन पर गिर जाता है। तो ये जो पॉइंट था ये सारा मैंने आपको बताया कि सरफेस टेंशन क्या है, ग्रेविटी क्या है। अच्छा, आपने एक बात पे गौर किया, इस पॉइंट में मैंने आपको कहीं भी करंट या वोल्टेज का जिक्र नहीं किया, तो इससे क्या साबित होता है कि जो फर्स्ट स्टेप है ना, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड का वर्किंग प्रोसेस में, जो पहला स्टेप है ड्रॉप फॉर्मेशन की, एक मैकेनिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे हमें वोल्टेज की जरूरत नहीं होती है। एक नेचुरल एग्जिस्टिंग फोर्स है जिसे हम ग्रेविटी कह रहे हैं, और दूसरी को सरफेस टेंशन कह रहे हैं, जिसे मैंने आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि बेसिकली वो होती क्या है। ठीक है, तो ये नेचुरल फोर्स है जो उस पर एक्ट कर रही है, मैकेनिकल फोर्सेज हैं, इसमें हमने वोल्टेज अप्लाई नहीं की। जब वो जाकर ड्रॉप गिर जाते हैं ना हमारे एनालाइट सोल्यूशन में, फिर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से टाइप के रिएक्शंस हैं जो हमारा ये जो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है, ड्रॉप्स हैं, उस पे जाके टेक प्लेस होते हैं। अच्छा, हमारे पास ना एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। पहले तो आप ना इस चीज को समझ लें, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस किस पर होते हैं, इलेक्ट्रोड्स पे। अब इलेक्ट्रोड कितने टाइप के हैं हमारे पास, एक कैथोड है और एक एनोड है। इन केस ऑफ पोलैरोग्राफी जो हम यूज करते हैं ना कैथोड, वो बेसिकली क्या होता है, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जो एनोड होता है ना, वो भी हमारे पास मर्करी का बना होता है, दोनों इलेक्ट्रोड्स मर्करी के बने हुए होते हैं। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, किस चीज की हो रही है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो तो रही है, लेकिन किस चीज की हो रही है, तो वो देखते हैं। कैथोड पे रिडक्शन होती है हमारे एनालाइट की, ये मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एनालाइट जो हमारा मकसद है, जो टारगेट है, जिस चीज का हमें एनालिसिस करना है, वो जाके रिड्यूस ही सारे का सारा किस पे हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन हो रही है। इस वजह से हम इसको डिस्कस करते हैं ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड को, उसकी वर्किंग को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब एनालाइट सारा जाके कहाँ रिड्यूस हो रहा है, कैथोड पर, और एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन किसकी, एनालाइट की नहीं हो रही, बल्कि मरकरी इटसेल्फ की हो रही है। अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है मरकरी की, लेकिन क्यों हो रही है, कैथोड पर रिडक्शन हो रही है एनालाइट की, तो ये किस लिए जरूरी है। बेसिकली हमारा जो सर्किट है हमने उसको भी तो कंप्लीट करना है ना, तो इस वजह से एनोड पर ऑक्सीडेशन नहीं होती है, ऑक्सीडेशन होती है सॉरी, लेकिन एनालाइट की नहीं होती बल्कि मरकरी की होती है। क्यों होती है, ताकि हमारा सर्किट कंप्लीट हो सके। लेकिन जो हमारा मकसद है वो क्या है, एनालिसिस करना है एनालाइट की, जो बेसिकली जा रहा है कैथोड पर, जिस पे जाके उसकी रिडक्शन हो जाती है। ठीक है, अब आपके जहन में एक दूसरा सवाल भी आ सकता है कि दोनों ही इलेक्ट्रोड्स हमने क्या यूज किए, मरकरी के, बोथ इलेक्ट्रोड्स आर मरकरी बट देयर रोल्स आर डिफरेंट। इसकी रीजन क्या है, देखें, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था पोलैरोग्राफी पार्ट 1 में, कि जो हमारे पास पोलैरोग्राफी के लिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें हम एक पोटेंशियो स्टेट यूज करते हैं, जो कि बेसिकली एक वोल्टेज कंट्रोलर है जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं, फिर कैसे कैथोड करते हैं, और उसका पॉजिटिव टर्मिनल है हमारे पोटेंशियो स्टेट का, उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं अपने नोड को, वो भी बेसिकली मर्करी का बना होता है। देखिए, हमने दो इलेक्ट्रोड थे तो सेम टाइप के मर्करी के बने हुए, लेकिन हमने उसको कनेक्ट जिसके साथ किया है वो दो डिफरेंट टर्मिनल है। उन दो डिफरेंट टर्मिनल होने की वजह से हमारे पास जो इनका रोल है वो भी डिफरेंट हो जाता है, इसलिए इनका जो काम करने का तरीका है वो भी क्या हो जाता है, डिफरेंट। काम करने का तरीके डिफरेंट होने से क्या हो जाता है, एनोड बेसिकली मरकरी का ही बना हुआ है लेकिन उस पर ऑक्सीडेशन हो रही है। कैथोड वो भी मरकरी का बना हुआ है, लेकिन टर्मिनल डिफरेंट होने की वजह से, नेगेटिव होने की वजह से उस पर क्या हो रही है,
रिडक्शन हो रही है। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ड्रॉप फॉर्मेशन क्या होती है। स्टूडेंट ड्रॉप टाइम, सॉरी ड्रॉप टाइम क्या है, वो टाइम जो हमारे पास ड्रॉप को एक एनालाइट सॉल्यूशन में गिरने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं वो उसका ड्रॉप टाइम है। तो आमतौर पर कैपिलरी ट्यूब की टिप से जब वो एनालाइट सॉल्यूशन में जाके ड्रॉप गिरता है ना, तो जितना टाइम लगता है वो तकरीबन 2 से 6 सेकंड है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ड्रॉप टाइम 2 से 6 सेकंड है, 6 सेकंड से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। और 6 सेकंड से कम भी हो सकता है, या 2 सेकंड से भी कम हो सकता है। ठीक है। मिनिमम हमारे पास 2 है ना, तो ये हो सकता है कि 2 से भी कम हो जाए। तो इसका क्या मतलब होता है, देखें जब ड्रॉप टाइम कम या ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ड्रॉप की फॉर्मेशन हुई है ना अदर टिप ऑफ कैपिलरी ट्यूब, वो बड़ा या छोटा हो सकता है। अगर ड्रॉप टाइम ज्यादा हो गया है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास लार्ज ड्रॉप फॉर्मेशन हुई है एट द टिप ऑफ कैपिलरी ट्यूब। लार्ज ड्रॉप फॉर्मेशन का क्या मतलब है, उसका सरफेस एरिया भी लार्ज होगा। ऐसे स्टैंड्स फॉर सरफेस एरिया उसका ज्यादा होगा। जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसके ऊपर जो करंट हम अप्लाई कर रहे हैं वो भी ज्यादा जाके असर करेगा ना। जब करंट ज्यादा उस पर जाके असर करेगा तो हमारे लिए एनालिसिस करना आसान नहीं हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास अगर ड्रॉप टाइम कम है तो इसका मतलब क्या है कि स्मॉलर ड्रॉप फॉर्मेशन हुई है एट द टिप ऑफ कैपिलरी ट्यूब। हमारे पास सरफेस एरिया भी उसका कम होगा क्योंकि भाई स्मॉल ड्रॉप है। जब उसका सरफेस एरिया कम होगा तो उससे करंट भी कम पास करेगा और हमारा एनालिसिस इतना अच्छा नहीं हो सकता है जितना अच्छा हमारे पास लार्ज ड्रॉप के केस में हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो उस पर करंट भी ज्यादा अप्लाई होगा, ज्यादा हम अच्छे से एनालिसिस कर सकेंगे अपनी ड्रॉप का। ठीक है। थर्ड हमारे पास स्टेप है कि हमारे पास रिप्रोड्यूसिबल प्रॉपर्टी है ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड की, एक प्रॉपर्टी है जिसको हम रिप्रोड्यूसिबल बोलते हैं। उसकी वजह से होता क्या है, इंश्योर्स एक्यूरेसी इन मेजरमेंट्स। आपको पहले ये पता हो कि रिप्रोड्यूसिबल होता क्या है। देखिए मैंने आपको बताया मर्करी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स एनालाइट सॉल्यूशन में जाके गिर रहा है। एक एनालाइट का ड्रॉप आया, और सॉरी मर्करी का ड्रॉप आया, वो जाके एनालाइट सॉल्यूशन में गिर गया, उस पर क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह जब वो यूज हो जाएगा फिर से हमारे पास इस कैपिलरी ट्यूब से एक नया ड्रॉप बनेगा और वो फिर दोबारा जाके हमारे एनालाइट सॉल्यूशन में गिरेगा। लेकिन दोबारा दोबारा से हमारे पास मर्करी ड्रॉप बन रहे हैं। कैथोड की जो हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है वो बार बार हो रही है। एक दफा जो यूज हो जाता है वो बार बार यूज नहीं हो रहा, बल्कि दूसरी दफा जो ड्रॉप आ रहा है वो बिल्कुल न्यू है। उस पर ना तो किसी चीज की तरह की इम्प्योरिटी है, ना ही उस पर लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट है, बिल्कुल प्योर और स्मूथ सरफेस वाला ड्रॉप फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो रिप्रोड्यूसिबल प्रॉपर्टी है बार बार प्रोड्यूस होना हमारे पास ड्रॉप्स का जो बेसिकली एक ऐसा कैथोड कर रहे हैं जिनको हम ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड कह रहे हैं, वो जो ड्रॉप्स ऑफ मर्करी हैं वो उनकी रिप्रोड्यूसिबल प्रॉपर्टी की वजह से हमारे मेजरमेंट में एक्यूरेसी आती है। ठीक है जी। तो ये आज का मेरा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन, इसके पार्ट कौन कौन से हैं, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, जिसमें मैंने आपको 3 पोर्शंस में मैंने डिवाइड करके अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया। और फिर मैंने आपको इसकी सिंपलेस्ट डायग्राम भी शो करवाई हमारे पास ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड की। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।